आइए सीधे बात करते हैं एक ऐसी एपिक कहानी की जो लगभग एक सदी तक चली। ये कहानी है भारतीय उपमहाद्वीप की, जिसने अंग्रेजी शासन से आजादी पाने के लिए एक बहुत लंबी और कड़ी लड़ाई लड़ी। एक ऐसी यात्रा जिसमें संघर्ष था, बलिदान था और एक नए सवेरे की उम्मीद शामिल थी। इस एक्सप्लेनर में हम इसी इतिहास को बेहद बारीकी और एक स्टोरी टेलिंग के जरिए समझेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे एक इतना विशाल ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे कीमती हिस्सा आज़ाद तो हुआ, लेकिन उस आज़ादी के साथ साथ टुकड़ों में भी बढ़ गया। इस ट्रैजिक ट्विस्ट को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। हमें देखना होगा कि ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन शुरू होने से ठीक पहले भारत की कल्पना क्या थी और ज़मीनी हकीकत क्या थी। अगर शुरुआती दौर की बात करें तो एक तरफ दर्शकों का एक बहुत ही आइडियल सपना था, एक अखंड भारत जो सीधे हिमालय से लेकर समुंदर तक फैला हो। लेकिन जमीन पर सच्चाई थोड़ी अलग थी। यहाँ छोटे छोटे राज्य थे जो आपस में लड़ते रहते थे। ब्रिटिश यहाँ व्यापारी बनकर आए जरूर, पर उन्होंने अपनी ताकत के जोर पर एक बाहरी एकता थोप दी। और इसके साथ ही उन्होंने नस्लीय श्रेष्ठता और एक ऐसी आर्थिक लूट की शुरुआत की जिसने इस पूरे उपमहाद्वीप को हिलाकर रख दिया। क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शोषण का एक पूरा जाल ही बुन दिया था। उन्होंने किसानों को चावल और अनाज की जगह कपास उगाने पर मजबूर किया और फिर बाजारों में अपना सस्ता टैक्स फ्री अंग्रेजी कपड़ा भर दिया। नतीजा, स्थानीय अनाज की भारी कमी हो गई और यहाँ का सदियों पुराना कॉटन उद्योग लगभग खत्म हो गया। और हाँ, भारतीय सैनिकों को उन्हीं की जमीन पर अंग्रेजों के मुकाबले आधी अधूरे तनख्वाह मिलती थी। जाहिर है, इन सभी नीतियों ने लोगों के दिलों में एक बहुत गहरा गुस्सा भर दिया था। अब ऐसे हालात में राम मोहन रॉय जैसे शुरुआती नेता सामने आए, जिन्हें आज हम भारतीय राष्ट्रवाद का पिता भी कहते हैं। उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प सलाह दी। उनका मानना था कि एक आधुनिक राज्य बनाने के लिए पश्चिमी तरीकों और रिफॉर्म्ड हिंदू दर्शन को एक साथ मिलाना होगा। एक ऐसी आज़ाद सोच ताकि देश विदेशी ताकतों का मिलकर मुकाबला कर सके। अब देखिए चीजें कैसे आगे बढ़ी। ये दबा हुआ गुस्सा आखिरकार 1857 में सिपाही विद्रोह के रूप में फूट पड़ा। इसके तुरंत बाद 1858 में ब्रिटिश सरकार ने सीधे तौर पर भारत का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। और इसी बढ़ती हुई निराशा का ही नतीजा था कि 1885 में समाज के पढ़े लिखे नागरिकों ने मिलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। चैप्टर 2, प्रतिरोध की बढ़ती आवाजें। जैसे ही हम 20वीं सदी की शुरुआत में प्रवेश करते हैं, ये आज़ादी का आंदोलन और तेज हो गया। दुनिया भर में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट्स ने इस आज़ादी के संघर्ष में आग में घी का काम किया। यहाँ सबसे जरूरी पॉइंट ये है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों ने इस उम्मीद में भारतीय सेना का साथ दिया था कि शायद इस मदद के बदले उन्हें ज्यादा राजनीतिक आज़ादी मिलेगी। लेकिन युद्ध के बाद जो हुआ उसने धोखे के सिवा कुछ नहीं दिया। आज़ादी देना तो दूर, उन्होंने 1919 में रोलैट एक्ट जैसे सख्त कानून लागू कर दिए, जिसने सरकार को पूरी तरह तानाशाही ताकतें दे दी। शांति से पावर ट्रांसफर होने की सारी उम्मीदें यहीं खत्म हो गईं। 400 ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांति से प्रदर्शन कर रहे लगभग 400 मासूम भारतीयों को एक अंग्रेज जनरल के आदेश पर गोली मार दी गई। इस भयानक नरसंहार में 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। एक ऐसी घटना जिसने पब्लिक ओपिनियन को हमेशा के लिए ब्रिटिश शासन के खिलाफ खड़ा कर दिया। इस तरह के अत्याचार और भेदभाव से आहत होकर महात्मा गांधी, जिन्हें सबने महान आत्मा कहा, वो इस विरोध का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभे। हथकरघा पर बनी खादी पहनना, सादगी से जीना और असहयोग यानी नॉन कोऑपरेशन को अपना हथियार बनाना, इन चीज़ों ने पढ़े लिखे वर्ग और आम जनता को जोड़कर एक ऐसी ताकतवर लहर पैदा की जिसे रोकना अब नामुमकिन था। चैप्टर 3, द ग्रेट डिवाइड। खैर, एक तरफ अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष तेजी पर था, लेकिन दूसरी तरफ एक और दुखद मोड़ आया। ये एकजुट आज़ादी की लड़ाई अब अंदरूनी धार्मिक असुरक्षा और डर के बोझ तले धीरे धीरे टूटने लगी थी। क्योंकि जहां एक तरफ नेहरू और कांग्रेस पार्टी थे, जो एक अखंड देश चाहते थे जिसका स्वरूप काफ़ी हद तक एक हिंदू मेजॉरिटी राष्ट्र जैसा दिख रहा था, वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग थे, जिन्हें भविष्य में भेदभाव का डर सताने लगा था। इसलिए उन्होंने एक अलग इस्लामिक देश की मांग शुरू कर दी। कुछ सोर्सेज यहाँ तक बताते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने अपनी डिवाइड एंड रूल की नीति के तहत इस फूट को चुपके चुपके हवा दी थी।
और फिर दूसरे विश्व युद्ध ने स्थिति को और भी उलझा कर रख दिया। जब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने बिना किसी की सहमति के भारत को इस युद्ध में धकेल दिया, तो इसने 1942 के भारत छोड़ो यानी क्विट इंडिया आंदोलन को जन्म दिया। सरकार ने बहुत सख्त कार्रवाई की, गांधी जी समेत कई नेताओं को जेल में डाल दिया। और यही नहीं, आज़ादी के बिल्कुल खिलाफ खड़े चर्चिल ने विरोध को बांटने के लिए लगातार मुस्लिम गुट का ओपनली समर्थन किया। चैप्टर 4 अ बिटर स्वीट डॉन। युद्ध खत्म होने के बाद राजनीतिक माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अंग्रेज अब उतने ताकतवर नहीं रहे थे और यही से हमारी ये ऐतिहासिक कहानी उस आखिरी और सबसे दर्दनाक मंजर की तरफ बढ़ती है। 1945 में क्लेमेंट एटली की नई लेबर सरकार सत्ता में आई। इनका नजरिया भारतीयों की आज़ादी की मांग के प्रति थोड़ा सहानुभूति वाला था। उन्होंने लॉर्ड लुइस माउंटबेटन को भेजा ताकि सत्ता हस्तांतरण का काम जल्दी और सही से हो, लेकिन हालात हाथ से निकल चुके थे। गांधी जी के बेहद कड़े विरोध के बावजूद मुस्लिम लीग अपनी पाकिस्तान की मांग पर अड़ी रही और आखिरकार माउंटबेटन को इस बात पर राजी होना ही पड़ा। और आखिरकार सदियों की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 का दिन आया। अंग्रेजों का झंडा उतारा गया और 2 नए स्वतंत्र राष्ट्रों का जन्म हुआ। दिल्ली और कराची दोनों ही जगह आज़ादी का ये दिन पूरे जोर शोर और जश्न के साथ मनाया गया। लेकिन इस जश्न के पीछे का दर्द क्या था? 1 मिलियन यानी 10 लाख लोग। इस आज़ादी और बंटवारे ने इतिहास के सबसे बड़े मानव पलायन को जन्म दिया, जिसमें लगभग 10 लाख लोगों की जान चली गई। हिंदू और मुस्लिम नई बनी उन सरहदों के दोनों तरफ भागने को मजबूर थे, अपना सब कुछ छोड़कर। पूरा उपमहाद्वीप अब 2 टुकड़ों में टूट चुका था। लगभग 2 सदियों की उस एकजुट लड़ाई की जगह अब 2 बिल्कुल ही अलग राष्ट्रीय पहचानों ने ले ली थी। एक तरफ भारत और दूसरी तरफ मुख्यतः इस्लामिक राष्ट्र पाकिस्तान। और ये दोनों ही देश अपना नया सफ़र एक इतने बड़े सदमे और ट्रॉमा के साथ शुरू कर रहे थे। चैप्टर 5 द एंड्योरिंग लेगेसी। इस बंटवारे की आग ने आगे चलकर क्या किया? इसने इन दोनों ही पड़ोसी देशों को पूरी तरह से अलग-अलग सामाजिक और राजनीतिक रास्तों पर धकेल दिया। सोर्स मटेरियल से पता चलता है कि आज़ादी के बाद पाकिस्तान को लगातार अस्थिरता, सैन्य शासन और धार्मिक राजनीति का सामना करना पड़ा, जिसका सबसे बड़ा नतीजा 1971 के एक भयानक गृह युद्ध में निकला, जिसने आगे चल के बांग्लादेश को बनाया। उसके ठीक उलट इंडिया ने कई बड़ी चुनौतियों को पार करते हुए 1950 में अपना संविधान लागू किया और सभी नागरिकों को मौलिक आज़ादी और एक मजबूत लोकतंत्र दिया। भारत में प्रधानमंत्री नेहरू के लीडरशिप में गरीबी और सामाजिक असमानता पर बड़ा प्रहार किया गया। छुआछूत को कानूनन जुर्म बनाया गया। महिलाओं के अधिकारों को आगे बढ़ाते हुए उन्हें प्रॉपर्टी रखने और वोट देने का हक दिया गया और सती जैसी पुरानी कुरीतियों को बैन किया गया। ये सभी कदम एक आधुनिक समाज बनाने में बेहद अहम साबित हुए। तो हमने देखा कि कैसे एक महान संघर्ष ने आज़ादी की जीत तो दिलाई, पर साथ ही एक भयानक त्रासदी भी दी। इन सब को जानकर एक सबसे बड़ा सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है। 1947 में खींची गई वो ऐतिहासिक लकीरें आज के वक्त में भी इस उपमहाद्वीप की चुनौतियों और उसकी राजनीति को कैसे तय कर रही हैं? सोचकर देखिए। ये एक ऐसी चर्चा है जो शायद कभी न रुके। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारी तरफ से बस इतना ही।